नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट 2019 के लिए पेपर 1 का पाठ 35, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री उदाहरण। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचते होंगे कि जो मैं आपको लेक्चर करा रहा हूँ आपने पहले कभी यूट्यूब पे देखे नहीं है। पेपर 1 में ये कहाँ से आते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस में ही है। बस ये है कि आपको मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ जो आपको पहले किसी ने नहीं पढ़ाया। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर बनाते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, पीछे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया है, अब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको फ़र्क इतना ही है चैनल और ग्रुप में, यहाँ पे आपको डेली का पीडीएफ मिलेगा, साथ में वीडियो लिंक मिलेगा। वहाँ पे ओनली आपको वीडियो लिंक मिलेगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, ये वन टाइम पेमेंट है। पेपर 1 का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। अगर आपको पेपर 1 का मटेरियल लेना है तो आप हमें अपना नाम और एड्रेस सेंड कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट है 1200, इसका आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। अगर आप 1200 नहीं खरीदना चाहते तो आपको पीडीएफ मिलेगा, इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। यानी कि पेपर 1 का जो फुल कोर्स है वो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल सकता है 495 में। विदाउट मेथड रीजनिंग है 350। आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप हमें इसके ऊपर अपना नाम और एड्रेस सेंड कीजिए, बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण सहायक उदाहरण। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका मैं पहले इंग्लिश में लेक्चर बना चुका हूँ जिसका नाम था टीचिंग एड्स एग्जाम्पल। तो अब हम हिंदी में बना रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण सहायक उदाहरण। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक क्या है? देखिए, जब शिक्षक पढ़ाने के समय, है ना, जब शिक्षक जो पढ़ाता है, जो पढ़ाने के समय जिन सामग्री का इस्तेमाल करता है तो उसे कहते हैं शिक्षण सहायक उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ताकि देखिए, यहाँ पे उदाहरण इसलिए लिखा है क्योंकि जो शिक्षक जिस सामग्री का उपयोग करेगा पढ़ाने के समय तो वो कई तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया गया ना, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक उदाहरण क्या है कि जब शिक्षक पढ़ाने के समय किसी शिक्षक शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करता है तो उसे बोलते हैं शिक्षण सहायक। ठीक है, जिसे शिक्षण सहायक उदाहरण चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, इस प्रस्तुति में इनकी चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी चॉक बोर्ड जो जैसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, वाइट बोर्ड जो आजकल वाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मार्कर्स लगते हैं, फ्लिप चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, पारदर्शिता, पावर पॉइंट, डाटा प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो टेप्स, सीडी या पॉडकास्ट। ठीक है फ्रेंड, ये 7 तरह के यहाँ पे शिक्षण सहायक उदाहरण आपको यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए, कई तरह के ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो ज़रूरी लगे थे मैंने आपको वो यहाँ पे बता दिए। तो आइए 1 बाय 1 करके एक ही करके सभी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला था चॉक बोर्ड या वाइट बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, रंगीन चौक और मार्कर प्रस्तुति को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप चॉक बोर्ड पर लिखने जा रहे हो, जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, अगर आप वहाँ पे लिखने जा रहे हो तो आपको रंगीन चौक और वाइट बोर्ड पर लिखने जा रहे हो तो आपको रंगीन मार्कर। ठीक है, ये यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, प्रस्तुति बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए कि अगर आप वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड पर लिखने जा रहे हो, अगर आप रंगीन चौक या मार्कर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आप पढ़ा रहे हो, जो शिक्षक ये पढ़ाएगा, तो वो बहुत निखर के आएगा, उसकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉर्डर के रूप में छात्रों का उपयोग भागीदारी और मुक्त प्रशिक्षक के हाथों को बढ़ा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि रिकॉर्डर के रूप में छात्रों का, देखिए इसमें क्या है कि जो छात्र हैं वो सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे इसमें। अगर टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो छात्र क्या है इसमें अच्छी तरीके से भागीदारी लेंगे, यानी कि अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उससे क्या होगा कि जो शिक्षक है, देखिए अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बच्चे अपनी अच्छी भागीदारी दे रहे हैं, तो शिक्षक को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो वो और बढ़िया से पढ़ाएगा। भरोसेमंद प्रारूप को प्रस्तुति का समर्थन करना चाहिए। देखिए ये क्या है, भरोसेमंद प्रारूप है ना, इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक वाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड चाहिए, साथ में क्या है आपको एक मार्कर चाहिए, तो उसे आप अच्छे से टीचर जो है वो पढ़ा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लगातार तनाव से बचाना चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो जो जी पढ़ाएगा
तो सारी की सारी ये नहीं, अगर मान लीजिए वो किताब से पढ़ा रहा है, वो किताब पूरी थोड़ी लिख देगा वहाँ पे, है ना। वो क्या करेगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण पॉइंट ही वहाँ पे लिखेगा। तो जिससे क्या होगा कि बच्चे इसको समझेंगे। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु जो लिख दिए गए हैं, तो अगर उसको महत्वपूर्ण बिंदु लिखते जाएं साथ में बीच बीच में उसको एकदम से मिक्स कर दें, तो उससे क्या होगा, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो कहने का बात ये है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे लिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उतना ही लिखना चाहिए जितना के लिए बच्चों के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु सब कुछ लिख दें तो शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर शिक्षक व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड पर लिख रहा है तो उसको महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है, उतना ही लिखना है जितना कि काम में है, ठीक है। तो इसके लाभ क्या है, देखिए कोई उन्नत तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि आपको यानी कि जो शिक्षक है उसको इसके लिए कोई अच्छी तैयारी के लिए वो नहीं है कि आपको हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए चॉक लिखने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिवाय एक जटिल तालिका चार्ट और एक प्रदर्शित करते समय, देखिए इसमें क्या है कि अगर शिक्षक को देखिए पहले तो कोई उन्नत तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई तालिका बनानी है, कोई चार्ट या कोई आरेख प्रदर्शित करते समय उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो शिक्षक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो लिख सकता है, अगर उसे कोई तालिका बनानी पड़े तो वो उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। प्रौद्योगिकी बिजली पर निर्भर नहीं है। अब देखिए कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ऐसा है कि यहाँ पे शिक्षक को बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर जहाँ पे लाइट ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, तो वहाँ पे भी शिक्षक आराम से ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता है। छात्रों द्वारा समस्या समाधान आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए कि जो छात्रों द्वारा समस्या समाधान, ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी छात्रों को कोई प्रॉब्लम है, मान के चलिए क्लास में 50 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उनको समस्या आ रही है पढ़ने में, तो उनके समाधान कैसा होगा, जब शिक्षक उनको जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के बताएगा, जिससे क्या है कि उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वही शिक्षक एक ही की कॉपी में जाकर समझाए तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे अगर ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे क्या होगा, तो छात्रों की समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो पाएगा। अब नुकसान क्या है, देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों है। तो फ्रेंड्स देखिए नुकसान क्या है इसके, यदि आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है तो ये समय लेने वाली है। यानी कि अगर शिक्षक कुछ पढ़ाने जा रहा है तो उसको काफ़ी कुछ पढ़ाना है, तो ये बहुत समय लेगा, तो बच्चे भी लिखते लिखते इसमें थक जाएंगे, ठीक है। तो लिखावट को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। देखिए अगर शिक्षक कुछ लिख रहा है तो उसको लिखावट भी यहाँ पे उसकी अगर बच्चों को ना समझ आए तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किताबों का पढ़ा हुआ सब पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। देखिए शिक्षक की पीठ को छात्रों की तरफ होना, इनकी शिक्षक की जो शिक्षक की पीठ है वो छात्रों की तरफ होती है। इनकी जब शिक्षक लिखता है तो उसकी पीठ है जो छात्रों की तरफ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शिक्षक द्वारा मिटाए गए विषय पर वापस नहीं जा सकते। यानी कि जब शिक्षक ने कुछ विषय लिख दिया है तो अगर वो उस विषय को मिटा के अगला विषय लिखता है तो पुराने विषय वापस नहीं जाया जा सकता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट। देखिए फ्लिप चार्ट में क्या है, अगर बिजली अनुपलब्ध है, फ्लिप चार्ट में क्या होता है कि अगर बिजली यहाँ पे हो ही ना, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्लिप चार्ट आएगा। फ्लिप चार्ट में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, एक स्टैंड बना होता है जहाँ पे वो वाइट पेपर होता है जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं टीचर, ठीक है। तो छात्रों, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि छात्रों को समूह रिपोर्टों को चित्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, यानी कि जो छात्रों की जो समूह रिपोर्ट है, आप देखिए कि जब छात्रों को कुछ अच्छे से पढ़ाना है, कुछ समूह में पढ़ाना है, ग्रुप में पढ़ाना है, तो उसको यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिनकी जैसे आप देखिए कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ काफ़ी कुछ चित्रों द्वारा पढ़ाना है, तो यहाँ पे ये फ्लिप चार्ट काम में आता है। छात्रों द्वारा बनाए गए अंकों का लिखित रिकॉर्ड प्रदान करना, ठीक है। ये छात्रों द्वारा बनाए गए, जो छात्रों ने इनकी कुछ प्रेजेंटेशन दी है, तो यहाँ पे क्या है कि जो अंक है उसका लिखित रिकॉर्ड प्रदान करना है यहाँ पे, ठीक है, कि किसके कितने कितने मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट का उपयोग करने के लिए सुझाव। अब इसका प्रयोग कैसे करें, देखिए कमरे और उपकरणों की पहले से जांच कर ले। यानी कि फ्लिप चार्ट का अगर इस्तेमाल करना है तो पहले कमरे की कितनी गैदरिंग है, कितने बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं, तो उपकरणों की जांच, यानी कि जो पढ़ाने के लिए उपकरण काम में आए हैं, पहले क्या वो सही है, क्या वो पर्याप्त है। पहले से महत्वपूर्ण पृष्ठों को लिखें,
यानी कि जो महत्वपूर्ण पृष्ठ, यानी कि जो शिक्षक ने महत्वपूर्ण पृष्ठ पढ़ाने हैं तो पहले इसको लिखा जाना चाहिए। एक पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा मत लिखे, यानी कि जो एक पेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसे। पेन का एक संग्रह ले लो और जांच करें कि वे बाहर से सूख नहीं जाएं। यानी कि जो पेन है, पेन का संग्रह, मतलब कि एक पेन नहीं, आपको थोड़े से ज़्यादा पेन रखने हैं कि ताकि अगर एक पेन ना चले तो बाकी पेन चल जाए। तो और ये जांच रखना है कि वो उसकी इंक सूख ना जाए, ठीक है। ये ना हो कि प्रेजेंटेशन देते वक्त वो अब पेन आपके चले ही ना, है ना। तो लाभ क्या है, देखिए, सस्ते कागज़ से बनाया जा सकता है, यानी कि जो फ्लिप चार्ट है वो सस्ते कागज़ से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई महंगा कागज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। उचित रूप से पोर्टेबल, यानी कि इसे कहीं भी, पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सकता है। आप यानी कि फ्लिप चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से रख सकते हो, ठीक है। बचाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे समय भी बचाया जा सकता है, इसमें बच्चों को अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है भरोसेमंद। देखिए ये भरोसेमंद है क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई प्रेजेंटेशन हम किसी प्रोजेक्टर या लैपटॉप पे देते हैं तो बाई चांस अगर लाइट चली जाए, बिजली की व्यवस्था हो ना, तो वहाँ पे क्या है, जो पढ़ाने का काम है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें क्या है कि अगर बिजली अनुपलब्ध है तब भी कोई बात नहीं है, तो इसमें काम जो पूरा हो जाएगा, ठीक है। सहजता को प्रोत्साहित करें, इसमें क्या है, सहजता, ठीक है। इसमें क्या है कि सहज तरीके से टीचर द्वारा पढ़ाना और सहज तरीके से बच्चों द्वारा पढ़ना इसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो आसानी से इसको पढ़ लेते हैं। कमरे की बत्तियां चालू रहें, देखिए ये जो है फ्लिप चार्ट, ये जो कमरे की लाइट है वहाँ पे इसको लाइटें जगा के रखनी पड़ती हैं, बत्तियां चालू रखनी पड़ती हैं, तभी ये अच्छे से दिख पाते हैं। नुकसान क्या है, देखिए सीमित लेखन स्थान, आप एक जो फ्लिप चार्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है फ्रेंड्स। बदलाव नहीं, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ लिख दी है तो वो हटाई नहीं जा सकती, ठीक है। दर्शकों के लिए प्रशिक्षक की भीड़, अगर जो दर्शक मतलब कि जो छात्र है उस पर क्या है, प्रशिक्षक की भीड़, यानी कि वो कुछ लिखेगा तो शिक्षक की भीड़ दिखाई देगी उनको, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। कमरे और दर्शकों के आकार पर सीमाएं, यानी कि इसमें जो फ्लिप चार्ट के जरिए पढ़ाना होता है तो वहाँ पे जो कमरे का आकार है वो भी वो भी ठीक ठाक रखना पड़ता है। दर्शकों का भी या छात्रों को भी कम रखना होता है, यानी कि इसमें उतने ही छात्र या उतनी ही गैलरी रखनी पड़ती है जितना कि बच्चों को समझ में आए, जैसे कि 15 से 20 बच्चे या छोटा सा कमरा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो या पारदर्शिता। देखिए अब इसका उपयोग कैसे करें, देखिए हाथ कंप्यूटर, मुद्रण प्रिंटर या फोटोकॉपियर द्वारा समय से पहले जटिल पारदर्शिता तैयार करें, यानी कि इसमें क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में यह है कि अगर कंप्यूटर या प्रिंटर, फोटोकॉपी या हाथ से कुछ भी आप बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो पहले उसको अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर प्रेजेंटेशन देनी है यहाँ पे शिक्षक को तो पहले से तैयार करना होता है कि क्या क्या पढ़ाना है, कितना कितना पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मान के चलिए कि कुछ पढ़ाना है तो वहाँ पे पहले आपको स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, शिक्षक को स्लाइड बनानी पड़ेंगी, कितना कितना पढ़ाना है, ऐसे क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए कि क्रम में व्यवस्थित, यानी कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़ाओगे या शिक्षक कोई चीज़ पढ़ाएगा पहले क्रम में व्यवस्थित करेगा। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा है तो पहले वो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे, ठीक है। यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट है दर्शकों को देखने के लिए तैयार होने तक अवांछित भागों को कवर करें, ठीक है। यानी कि अवांछित भाग जो है, यानी कि जो इतने कवर नहीं हुए हैं, जो अवांछित भाग है, जो इनकी थोड़े से मुश्किल वर्ड्स हैं, उसको कवर करना है। दर्शकों को पढ़ने, दर्शक का मतलब कि स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे छात्रों को पढ़ने या दर्शकों को पढ़ने, नोट्स लेने आदि के लिए लंबे समय तक छोड़ दें। यानी कि अगर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्टर पे मान के चलिए कि प्रोजेक्टर के ऊपर होता है फ्रेंड्स, ऐसे प्रोजेक्टर ऐसा होता है कि स्मार्ट रूम जिसे बोलते हैं आजकल, एक कमरे में क्या होता है कि जैसे किसी थिएटर में फिल्म चलती है वहाँ पे प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है ना पर्दे के ऊपर, वैसे ही सेम एक कमरे में अंधेरा करके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही लाइट पड़ती है वाइट बोर्ड या पर्दे पर, जिससे क्या होता है कि जो नोट्स, जो स्लाइड्स वहाँ पे दिखाई देते हैं तो बच्चों को वो लिखना होता है। अब मान के चलिए कि कितना कुछ लिखा है तो बच्चों को साथ साथ वो लिखना होता है जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसमें क्या होता है कि उनको पढ़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए लंबे समय तक छोड़ दें, ठीक है, किताब की वो जो स्लाइड उनको दिखाई दे रही है वो अच्छे से उसको लिख लें।
इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें लिखा नहीं है, आपको बता दूं कि इसमें जो स्टूडेंट जो टीचर है उसको लिखना नहीं पड़ता। दूसरी बात, उसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स। तो हाईलाइट, देखिए इसमें क्या है, हाईलाइट होता है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को शामिल करें। इसमें छात्रों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जब शिक्षक कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर में पढ़ा रहा है तो बच्चों को इसमें क्या है कि शामिल होना ज़रूरी है, कि ताकि बच्चे इसमें से सवाल करें, शिक्षक उसका जवाब दे। ठीक है। फोकस प्रोजेक्टर का फोकस हो। फोकस का मतलब ये है कि सामने जो वाइट स्क्रीन है या वाइट जो बोर्ड है वहाँ पे अगर प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो फोकस होना चाहिए, यानी कि उसकी लाइट ऐसे पड़नी चाहिए कि उस पर जो फ़ोटो है या प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। सुनिश्चित करें कि आकार पठनीय होने के लिए पर्याप्त बड़ा है, यानी कि सुनिश्चित ये करना चाहिए कि शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है तो वहाँ पे जो स्लाइड्स में जैसे वो पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं, जो फ़ोटो दिखाई दे रही है, वो साइज़ में इतनी चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से पढ़ पाएँ। ये ना हो कि बिल्कुल बारीक सा लिखा हो तो किसी को समझ में ना आए। ठीक है। सहज जोड़ के लिए गैर स्थायी पेन का उपयोग करें। सहज जोड़ मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षक ने किसी को कुछ पढ़ा रहा है तो वहाँ पे कुछ डेट लिखी हुई है, किसी का नाम लिखा है, अब किसको बीच में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। तो शिक्षक क्या करेगा, उस नाम को या उस डेट को क्या, उस तिथि को, उस डेट को क्या करेगा, उसको वो मार्कर से सर्कल कर देगा कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है। विभिन्न रंगों के साथ साथ स्थायी भागों को हाईलाइट करें, यानी कि अगर स्थायी भाग ये होते हैं कि जैसे बच्चों को किसी जगह की डेट, किसी का नाम, ठीक है, कुछ भी ये करना हो तो वहाँ पे विभिन्न रंगों के जो पेन है उसका इस्तेमाल करना हो, विभिन्न रंगों के मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ताकि बच्चे डिफरेंस ढूंढ सकें। कंप्यूटर पर बनाएं। देखिए जो स्लाइड्स हैं वो कंप्यूटर पर बनानी चाहिए, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं। ठीक है। क्लिप आर्ट या अन्य ग्राफिक्स का उपयोग करें। आप देखिए कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कार्टून की मदद ली जाती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लिप आर्ट हो गया, इमोजीज हो गए, अन्य ग्राफिक्स का इस्तेमाल करें कि जिससे बच्चे आसानी से पढ़ पाएँ। स्क्रीन से दूर सही लंबाई पर मशीन सेट करें। अब देखिए कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, आप देखिए जब थिएटर में देखने जाते हो फिल्म तो कितना बड़ा हॉल होता है, सामने स्क्रीन है, पीछे से जो प्रोजेक्टर है उसकी लाइट बहुत पीछे से पड़ती है, क्योंकि उसका फोकस जितना पीछे से होगा उसका वो उतना ही अच्छे से आपको क्लियर में नज़र आएगा। तो ये रखना है कि इतनी दूरी पे हो कि उसके पिक्सल भी ना फटे, तो वो अच्छे से दिखाई भी दे। ठीक है। पूर्ण टाइप किए गए पृष्ठ केवल बुलेट या आउटलाइन प्रकार का प्रयोग ना करें। देखिए पूर्ण टाइप किए गए पृष्ठ, यानी कि जो पूर्ण टाइप के, देखिए कि जैसे यहाँ पे आप कोई बुक पढ़ी है, वहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ लिखी होती है ना। जैसे आप पूरी बुक देखिए, एक पेज देख लीजिए, वहाँ पे कितना बारीक बारीक सा लिखा होता है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं, वहाँ पे पढ़ाना होता है उस किताब में से। ठीक है। उस पेज में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिख के पढ़ाने होते हैं। अब आप मान के चलिए जो अखबार होती है, अखबार का एक पेज वहाँ पे दिखा दें तो बहुत बारीक लिखा हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। उसी अखबार की अगर हाईलाइट वहाँ पे पढ़ाई जाए, प्रेजेंटेशन बना के पढ़ाई जाए, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, विचलित ना होने पर पंखे, लाइट आदि का प्रयोग ना करें। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कई बार पढ़ाने के समय कुछ बार कोई थोड़ी सी बीच में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि आप देखिए कि अगर ओवरहेड प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका फोकस नहीं बन पाता, तो तब भी लाइट और पंखे का उपयोग नहीं करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे लाइट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर लाइट जला के दिखाएंगे तो कुछ समय में नहीं आएगा। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। अब इसके लाभ क्या है, ध्यान लगना। देखिए इसमें क्या है कि ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान क्यों लगाया जाता है, अब आप देखिए कि अंधेरा क्यों किया जाता है, कि ताकि बच्चों का फोकस भी वहाँ पे रहे। ठीक है। ध्यान लगाना जरूरी है। अपेक्षाकृत सस्ता, ये थोड़ा सा सस्ता है बाकियों से। तैयार करने में आसान, इसमें तैयार करने में आसान होती है। ठीक है। यानी कि जब इसमें काफ़ी समय बचता है प्रशिक्षक को, देखिए पहली बात तो अगर जो शिक्षक है अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा वही चीज़ को, तो उसको समय काफ़ी लगेगा और उसके स्पेलिंग मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। अगर वो कंप्यूटर पे बना के प्रेजेंटेशन को वहाँ पे पेश कर दे तो उसको लिखना भी नहीं पड़ेगा और उसके स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होंगे, तो इसको काफ़ी आसानी हो जाएगी। प्रशिक्षक दर्शकों का सामना कर सकता है, जिसमें इसमें देखिए पहले क्या होता है कि जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो उसकी पीठ दिखाई देगी। अब यहाँ पे वो दर्शक को, यानी कि जो छात्र को आसानी से देख सकता है सामने। ठीक है। स्थायी और गैर स्थायी, ये स्थायी और गैर स्थायी दोनों है। आप इसे एक जगह पे फिक्स भी कर सकते हो ओवरहेड प्रोजेक्टर को, और फिक्स नहीं भी कर सकते। ठीक है।
उचित रूप से पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी कमरे की बत्तियां छोड़ सकते हैं, यानी कि अगर आपको पूरा अंधेरा नहीं करना तो आप 1-2 लाइट जगह जला सकते हो। काफ़ी विश्वसनीय मशीनरी, तो विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लास में इसका प्रयोग हो रहा है स्कूलों कॉलेजों में। आपको अपनी सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है, यानी कि इसमें क्या है कि सॉरी यहाँ ये रह गया, बात करते समय लिख सकते हैं, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो छात्रों को दिखाई दे रहा है वो अपने साथी सहपाठी से इसका डिस्कशन करते हुए उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ मिटेगा नहीं, तो वो लिख सकते हैं। आपको अपनी सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है। इसमें क्या है कि जो अगर शिक्षक या आप कुछ भी आप अगर इसको तैयार करने जा रहे हो तो आपको अपनी सभी स्लाइड पहले से तैयार करने की अनुमति देता है। ये नहीं होता, देखिए ऐसा होता है ना कि क्लास में अगर शिक्षक कोई ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए तो उसको सोच सोच के लिखना पड़ता है ना। तो इसमें अगर वो पहले से ही अपनी स्लाइड बना ले, लेसन तैयार कर ले, तो वो ये ऐसे कर सकता है। तो इसमें आप जो पढ़ाने जा रहे हो इसको आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। विशेष रूप से जटिल चित्र, चार्ट और चित्र के लिए अनुकूल है। अब देखिए कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई चार्ट नहीं बनाया जा सकता, कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, कोई, ठीक है, कुछ भी जो जटिल से जटिल चित्र नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पे बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो वही चित्र अगर आप यहाँ पे दिखाना हो तो वो आसानी से कंप्यूटर में आप बना के या कहीं से फ़ोटो को लेके तो वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये आसानी से हो सकता है। दर्शकों को अपनी पीठ नहीं मोड़नी है, यानी कि दर्शकों को बार बार पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता या ऐसे कुछ नहीं है, बस सामने जो दिखाई दे रहा है उसको वही करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। नुकसान क्या है, देखिए हर एक चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ाई के भी फ़ायदे नुकसान है, ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत नुकसान है, दिन में 20 घंटा 22 घंटा पढ़ा तो नुकसान है, तो उतना ही पढ़े जितना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो बिल्कुल है, ठीक है फ्रेंड्स। नुकसान क्या, देखिए उपकरण की आवश्यकता है। देखिए आपको ये करने के लिए, यानी कि प्रोजेक्टर के लिए आपको ज़रूरत है, यानी कि अगर आपको स्लाइड्स पे दिखाना है तो आपको पहले इसके लिए उपकरण की आवश्यकता है। उपकरण और समस्या निवारण का उपयोग करना जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, बल्लभ आदि बलदान, इसमें क्या है, देखिए अगर कोई उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अगर आप या शिक्षक कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है तो वहाँ पे जो उपकरण है अगर उसमें कोई समस्या हो जाए तो उसको समस्या का निवारण आना चाहिए। यानी कि अगर बल्ब जो उसमें लगा होता है जो प्रोजेक्टर की किरणों से चित्र को दर्शाता है, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको बदलना आना चाहिए, ठीक है। कमरे और दर्शकों के आकार पर सीमाएँ, ये नहीं कि बहुत बड़ा हॉल कर दिया तो इतना ही है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो कितना है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, तो उस हिसाब से आपको कमरे और छात्रों की सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। शोर हो सकता है, देखिए इसमें शोर भी हो सकता है, जैसे कि आप देखिए कि प्रोजेक्टर के चलाते तो वो आवाज़ करने लगता है कई बार, ठीक है। आदेश से बाहर पारदर्शिता के समूह को छोड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए आदेश से बाहर पारदर्शिता, इसमें ये है कि देखिए अगर आपकी स्क्रीन का साइज़ छोटा है, प्रोजेक्टर की जो किरणें वो लंबी है, तो आधी चीज़ आपको बाहर दिखाई देगी, ठीक है, पूरी पर्दे पे दिखाई नहीं देंगी। एक ख़राब बल्ब या बिजली की विफलता आपकी सारी मेहनत ख़राब कर सकती है। देखिए अगर बिजली की विफलता, यानी कि लाइट बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बिजली आ रही है जा रही है ना, या बल्ब ख़राब हो रहा है, तो आपकी सारी मेहनत, जितनी भी आप अच्छे से पढ़ाने जा रहे हो, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। छवि गुणवत्ता भी की समस्या हो सकती है। छवि गुणवत्ता क्या है, अब देखिए कि कोई शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो उसको वो चलाना ना आए प्रोजेक्टर, है ना, कुछ खराबी हो जाए तो वह छवि गुणवत्ता भी समस्या हो सकती है। प्रोजेक्टर प्लेट पर पारदर्शिता में हेरफेर करने के लिए भटकाव हो सकता है। प्रोजेक्टर प्लेट पर पारदर्शिता, ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर प्लेट जो पारदर्शिता है उसमें अगर लेंस चेंज कर दिया जाए, कुछ भी चेंज कर दिया जाए तो भटकाव हो सकता है ना। यानी कि ये मान के चले कि प्रोजेक्टर की जो प्लेट है उसके ऊपर कुछ चिपक जाए, कुछ भी हो जाए तो वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। होता है ना ऐसे कि जैसे थिएटर में मूवी भी देखने बैठो कि अगर कुछ बंदे ऐसे खड़े हो जाते हैं तो उनका जो सिर है, जो हेड है, वो स्क्रीन पे भी दिखाई देता है ऐसे। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुतियाँ। देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुति क्या है कि पावर पॉइंट पहली बात तो बनता कहाँ पे, कंप्यूटर में, ठीक है फ्रेंड्स। आप जितनी भी स्लाइड्स देखते हो वीडियो में यूट्यूब पे, वो सब तकरीबन वो पावर पॉइंट पे बनाई जाती हैं। बराबर उपयोग कैसे करें, देखिए सुनिश्चित करें कि प्रोजेक्टर केंद्रित है,
पहली बात तो यह है कि जैसे आप पावर पॉइंट पर प्रस्तुति देने जा रहे हो तो ये सुनिश्चित करना होता है कि ये प्रोजेक्टर केंद्रित है, यानी कि जो उस पर चलाई जा सकती है कि नहीं प्रोजेक्टर पे। कार्रवाई स्लाइड की तुलना में शब्द स्लाइड को अधिक समय तक छोड़ दें। देखिए कार्रवाई स्लाइड की तुलना होती है ना, जैसे कि आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ कोई चित्र दिखा रहे हो, कोई चीज़ दिखा रहे हो, उसकी तुलना में जो शब्द स्लाइड है यानी कि जो लिखा हुआ है उसको अधिक समय तक छोड़ें, क्योंकि बच्चे इसको लिखने में काफ़ी उनको आसानी हो जाती है। अगर आप कोई फ़ोटो दिखाओगे तो वो तो आप आसानी से आगे फॉरवर्ड कर दोगे ना, तो अगर कुछ लिखा हो तो उसको समय तक छोड़ना पड़ता है ताकि बच्चे उसको आसानी से लिख पाएँ। सुदृढ़ करने और उजागर करने के लिए उपयोग करें। पहली बात तो है कि सुदृढ़ करें, ठीक है, उजागर करें कि जो आपने लिखा है, जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो सही है। बल्ब समस्या निवारण आदि को बदलना जानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, इसको कट कर देना। बल्ब समस्या निवारण ये गलत पॉइंट है, 3 पॉइंट है ऊपर के, इसको आप अच्छे से करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा बल्ब वाला, तो 3 पॉइंट है ऊपर के। नेक्स्ट है कसाव। देखिए कसाव क्या है इसमें, कंप्यूटर जनित स्लाइड्स के लिए रंगीन पृष्ठभूमि गहरे रंग का उपयोग करें जो कमरे में शानदार हो सकता है। अब देखिए कि जो स्लाइड्स आपको बनानी है वो जो स्लाइड है उसका रंग क्या है, उसकी जो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, वो गहरे रंग की होनी चाहिए। अब आप कोई भी वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको देखना कि जो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो डार्क होगी तो लिखा हुआ उस पर जो अलग होगा। यानी कि आप देखिए कि ब्लैक अगर बैकग्राउंड है तो वहाँ पे क्या लिखा होगा वाइट रंग से। अगर वाइट जैसे आप ये देखते हैं स्क्रीन पे, इसकी जो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो है वाइट और लिखा हुआ है ब्लैक में, कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। स्लाइड को सरल रखें। केवल यह जानने के लिए कुछ समय लेना चाहिए कि स्लाइड किस बारे में है। देखिए स्लाइड को बिल्कुल सरल रखें, जो आप इसके ऊपर शब्द लिख रहे हो या कुछ भी है वो बिल्कुल आसान तरीके से होनी चाहिए, ये ना हो कि वह मुश्किल ना हो, ठीक है। उपयुक्त होने पर ग्राफिक्स और चित्र का उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें ग्राफिक या चित्र का उपयोग करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं। एक पंक्ति में 7 से 10 शब्द और एक स्लाइड पर 7 से अधिक शब्द नहीं लिखने हैं। यानी कि अगर आप एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है तो इसमें 7 से 10 शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्लाइड पर यानी कि एक स्लाइड पर जो है 7 से अधिक शब्द नहीं, यानी कि एक स्लाइड पर 7 लाइनें से ज़्यादा 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एक लाइन में 7 से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। छोटे वाक्य और बुलेट सूचियों का उपयोग करें, पूर्ण वाक्य नहीं। यानी कि यहाँ पे पूरे वाक्य नहीं लिखने, सिर्फ वाक्य को संक्षेप में लिखना है, छोटे वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे आप देखिए कि बुलेट में लिखना है। बुलेट क्या होता है, जो साइड पे डॉट बनाया ना, जैसे डॉट के साथ लिखा हुआ है, लाइनों में लिखा हुआ है। अगर इसी को पैराग्राफ बना के दिखा दो तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा इतना, ठीक है। अगर बुलेट में बना के दिखाएं वही चीज़ को तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है। पूर्ण स्क्रीन का उपयोग करें, यानी कि जो पावर पॉइंट स्लाइड है उस स्लाइड को पूरा उपयोग करना है, ये नहीं कि आधे में छोड़ दिया। कंप्यूटर जनित स्लाइड के लिए रंगीन बैकग्राउंड गहरे रंग का उपयोग करें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कमरे में शानदार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना रंगीन बैकग्राउंड रंगीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे गहरे रंग का उपयोग होना चाहिए। गहरे रंग मतलब कि डार्क कलर का उपयोग होना चाहिए, जिससे पावर पॉइंट जो है वो शानदार हो सकता है। कमरे में सबसे ख़राब सीट पर बैठे हो सुनिश्चित करें कि आप स्लाइड देख सकते हैं, यानी कि पीछे सबसे पीछे वाली सीट, सबसे दाहिने तरफ बाइने तरफ सबसे वो वाली सीट देखें कि जो सबसे ख़राब लगती है, वहाँ पे बैठ के देखें कि आपको क्या वहाँ पे दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो सबसे ये समझो कि वहाँ पे अगर कोई बैठ के आपकी प्रेजेंटेशन देखे उसको भी समझ में आएगा। स्लाइड प्रोजेक्टर या कंप्यूटर से बाहर निकलने की स्थिति में नोटों का बैकअप लें, ठीक है। नोट्स का बैकअप मतलब नोटों का पहले नोट वो वाले नोट नहीं है, ये नोट्स दूसरे नोट्स हैं जिसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर है या कंप्यूटर है उससे बाहर निकलने के लिए क्या है कि नोट्स का बैकअप लें, ठीक है। होता है ना ऐसे कि जैसे आप कोई यहाँ पे स्लाइड के पे कुछ बता रहे हो, कुछ भी है, फिर आपको उसको पावर ऑफ करना पड़ता है, कोई बटन दबाने होते हैं जिससे वो बंद हो जाए, है ना। तो प्रति स्लाइड एक विचार, यानी कि जो प्रति स्लाइड है एक स्लाइड पे एक ही विचार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चार्ट और रेखांकन, ठीक है, यानी कि आप इसमें चार्ट भी दिखा सकते हो, रेखांकन भी दिखा सकते हो। प्रति स्लाइड 3 से अधिक रंग नहीं, यानी कि एक स्लाइड पे 3 से अधिक रंग नहीं होना चाहिए। लाभ क्या है देखिए, बड़े कमरे और दर्शकों के लिए अच्छा है। पिछली स्लाइड पर संदर्भ के लिए अनुमति देता है, यानी कि पहले ब्लैक बोर्ड में क्या होता था कि जैसे टीचर जो लिख दिया मिटा दिया तो वापस नहीं जाया जा सकता। इसमें जो पिछली स्लाइड पे बताया गया है, तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं तो अगर आपका पिछली स्लाइड में कुछ रह गया तो आप वहाँ पे वापस जा सकते हो, वहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है। नुकसान क्या है, महंगा है। पहली बात तो महंगा है, आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा,
ठीक है, अच्छा कंप्यूटर लेना पड़ेगा, फिर आपको उसमें बनानी पड़ेगी। अब जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे बनाएगा। कमरे में कुछ हद तक अंधेरा होना चाहिए, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे अंधेरा होना चाहिए। उपकरण और उस उपकरण का ज्ञान, यानी कि आपके पास वो, पहली बात तो आपके पास तो पावर पॉइंट स्लाइड होनी चाहिए, साथ में आपको उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास उपकरण होना चाहिए कि जो आपकी स्लाइड को दिखा सके, यानी कि आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए अपेक्षाकृत पोर्टेबल। तो ये पोर्टेबल होना भी ज़रूरी है, अगर पोर्टेबल नहीं हुआ तो आपका जो सारी मेहनत है वो उसके ऊपर पानी कर जाएगा। आदेश आसानी से व्यवस्थित, देखिए जो आदेश है वो आसानी से व्यवस्थित होने चाहिए। बहुत रचनात्मक हो सकते हैं, ये काफ़ी रचनात्मक हो सकते हैं, यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको काफ़ी डीपली समझाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब बारी आती है डाटा प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड की। देखिए स्मार्ट बोर्ड तेज़ी से दुनिया भर के कक्षाओं में एकीकृत किए जा रहे हैं और अनिवार्य रूप से संवर्धित वाइट बोर्ड है जो प्रोजेक्टर और लैपटॉप के साथ संयोजन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा वाइट बोर्ड जिसके ऊपर आप लिख भी सकते हो मार्कर से, और साथ में उसी बोर्ड के ऊपर आप प्रोजेक्टर के द्वारा अपनी जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड्स के माध्यम से वो भी दिखा सकते हैं। तो ये आजकल क्या होता है कि दुनिया भर के कक्षाओं में जिनकी स्कूल है, कॉलेज हैं, वहाँ पे स्मार्ट क्लास होते हैं, जैसे वहाँ पे वाइट बोर्ड लगा होता है कि जब स्मार्ट बोर्ड होता है वहाँ पे कि अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पे वो दे सकता है, अगर प्रेजेंटेशन नहीं देनी तो वहाँ पे बोर्ड पे सिंपल लिखा जा सकता है। ठीक है, यह कक्षा के सामने बोर्ड पर कंप्यूटर आधारित बहुमीडिया सामग्री की एक विस्तृत विविधता तक पहुँच की अनुमति देता है। इसमें क्या है कि ये कक्षा के सामने, यानी कि जो कक्षा है उसके सामने जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर आप कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, यानी कि जो कक्षा में बच्चे बैठे हैं, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप उसी बोर्ड के ऊपर जिस पे आप लिख रहे हो उसी बोर्ड के ऊपर क्या है स्मार्ट क्लास शुरू कर सकते हैं। शिक्षक या छात्र अनुप्रयोगों को नियंत्रित करने, नोट्स लिखने और वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए बोर्ड की सतह को छोड़ने में सक्षम है। यानी कि क्या है, या शिक्षक है या छात्र है, अगर इसको नियंत्रित करना है, कुछ नोट्स लिखना है, तो उसमें क्या है कि वो हेरफेर करने के लिए बोर्ड की सतह को छोड़ने में सक्षम है। यानी कि छात्र जो है या कुछ भी है, अगर कुछ यहाँ पे दिखाना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बोर्ड को छू सकते हैं। लाभ क्या है, बड़े कमरे और दर्शकों के लिए अच्छा है। ठीक है, यानी कि अगर आप बड़े कमरे में कुछ आप दिखाना चाहते हो बच्चों को तो ये उसके लिए अच्छा है, दर्शकों के लिए अच्छा है। छात्र उन्मुख हो सकते हैं, छात्र इससे उनको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, वो कनेक्ट हो पाएंगे। संदर्भ वापस जानकारी के लिए अनुमति देता है, बात के लिए बचाया जा सकता है। इसमें क्या है कि जैसे वापस जानकारी, वापस ये जानकारी, यानी कि आप स्लाइड में आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाना आप उतना पढ़ा सकते हो, बाकी का आप बाद में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, नुकसान क्या है, बहुत महंगा है। तो कई छात्र शिक्षकों को इस प्रकार की तकनीक तक पहुंच नहीं है, यानी कि कुछ छात्र जो शिक्षक हैं जिसको खरीद नहीं सकते क्योंकि काफ़ी महंगा ये उपकरण और उस उपकरण की ज्ञान की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कुछ करवाने जा रहे हो तो पहली बात तो है कि आपको उस उपकरण के ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, किसको चलाना कैसे। पोर्टेबल नहीं है, देखिए ये पोर्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि आपको बोर्ड एक ही जगह पर रखना होता है, तो आप इसको कैसे कर पाओगे। ठीक है, बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडियो टेप आएगा, यहाँ पे ऑडियो पेट लिखा हुआ है, पहले को आप सही कर लेना, ऑडियो टेप या सीडी। देखिए कब इस्तेमाल करें, ऑडियो टेप में होता है कि आपको चीज़ें वो सुनाई देनी है। ठीक है, यानी कि कब इस्तेमाल करें, जब भाषा सीखने, मीडिया अध्ययन, अंग्रेज साहित्य आदि के लिए विशेष रूप से अनुकूल। यानी कि ये ऑडियो टेप सीडी कब इस्तेमाल हो सकती है, आप ये देखिए कि अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई बुक खरीदते हो, आपको वहाँ पे सीडी मिलती है। आप कोई भी बुक खरीदते हो तो वहाँ पे आपको एक सीडी दिखाई देगी पीछे, और आप उसको सीडी को, बुक के एंड में होते हैं सीडी या स्टार्टिंग में, बुक में आजकल बुक्स में सीडी मिलती है जो ऑडियो होती हैं जिसमें, और उसमें आपको बुक से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो ये होता क्या है कि अगर आप भाषा को सीख रहे हो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख रहे हो, मीडिया अध्ययन या कुछ भी अंग्रेजी साहित्य कुछ भी सीख रहे हो, तो ये उसके लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं जैसे मार्टिन लूथर किंग के मेरे पास एक सपना है कि भाषण को याद करते हुए मूल्यवान, यानी कि ये ऐतिहासिक घटनाओं को इसमें इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ी हो, आप उसका ऑडियो लेक्चर सुन रहे हो तो आपको वो आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है,
पृष्ठभूमि संगीत को कक्षा शुरू होने से पहले समूह की गतिविधियों के दौरान भी बजाया जा सकता है। यानी कि जो कक्षा शुरू होने से पहले या समूह की गतिविधियां होने के दौरान भी इसको बजाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप ऑडियो टेप पर बजाना चाहते हो तो आप कक्षा शुरू होने से पहले भी इसको बजा सकते हो, तो सभी को सुना सकते हो। एक आयाम जोड़ता है जो केवल ऑडियो के माध्यम से लाभ उठाने में मदद नहीं करता, छात्रों को कल्पना करने में मदद करता है। इसमें क्या है कि आयाम जोड़ता है ना, कि जैसे पहले शिक्षक पढ़ा रहा है, अब उसमें वो ऑडियो भी सुनाएगा, जिससे क्या है कि सभी को उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि लाभ उठाने में मदद नहीं करता। देखिए इसमें क्या है कि ये केवल ऑडियो माध्यम से, यानी कि अगर आप किसी बच्चों को या कुछ इसमें पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि बस ऑडियो समझा दिया तो उसको समझ में आ गया, साथ में इसको समझाना भी पड़ता है। ठीक है, आवश्यक जब वास्तविक जीवन में कम करने के लिए अव्यवहारिक चीज़ें हैं। अब देखिए कि आवश्यक क्या है कि जब आपका वास्तविक जो जीवन है उसमें आप जो कुछ करने के लिए अव्यवहारिक चीज़ें, यानी कि आप मान के चलिए कि आपको जो बुक पढ़ रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको वो ऑडियो सीडी दे दी जाए तो आपको उसमें समझाया जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। भाषा सीखने, मीडिया अध्ययन, इंजीनियरिंग आदि के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, इनके लिए ज़रूरी है ये। दर्ज की गई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते समय मूल्यवान है, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज किया जाता है उसका जिक्र करें तो उसके लिए मूल्यवान है, क्योंकि इसमें आसानी से इनको पढ़ाया जा सकता है। टिप्स क्या है, देखिए कमरे और उपकरणों की पहले से जांच करें। उपकरण क्या है कि जिसमें आप सीडी को चला रहे हैं वो सही होना चाहिए, और जो कमरा है वो खाली हुआ बिल्कुल तो आपकी आवाज़ इसमें जो है वो गूंज सकती है। ठीक है, क्या इसे कमरे के पीछे से सुना जा सकता है, ये जांचें कि जैसे आपने अंदर कोई ऑडियो सीडी चला दी है तो क्या उसको कमरे के पीछे से सुन सकते हैं या बाहर से सुन सकते हैं। टेप सीडी पर सही जगह का पता लगाएं और इसे पहले से कतार में रखें। पहले आपको ये करना है कि आप जो टेप या सीडी को बजा रहे हो तो उसकी सही जगह कौन सी है, तो उसको पहले से आपको संजो के रखना पड़ेगा। एक समय में कुछ मिनट से अधिक ऑडियो ना चलाएं, यानी कि अगर आप एक समय आपने जैसे एक कक्षा में मान के चलिए या कुछ भी है, अगर आप किसी एक समय में कुछ ऑडियो सुना रहे हो या कुछ ऑडियो आप ये सुनना चाहते हो तो उसको ज़्यादा मिनट तक मत चलाएं, थोड़ा थोड़ा करके चलाएं। खंडों, चर्चा या अन्य गतिविधियों के साथ इंटरस्प्रेट्स में लंबे समय तक लिपटना। इसमें क्या है कि खंड हो गया, जिनकी जो कोई सब्जेक्ट है उसके खंड हो गए छोटे छोटे, या कोई चर्चा या कोई अन्य गतिविधियाँ हैं, ठीक है, उसको लंबे समय तक इसमें क्या है, इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सीडी ऑडियो टेप के लिए भी, यानी कि अगर आप सीडी है ऑडियो टेप आपके लिए से दोनों में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। पहले से उपकरणों की जांच करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। क्या कमरे से पीछे से चित्र देखे जा सकते हैं। आप देखिए कि आपने जैसे कोई कमरे में आप ऑडियो को सुना रहे, जैसे आप कोई ऑडियो सुन रहे हो तो आपको पीछे से देखना कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, अग्रिम में टेप को कतारबद्ध करें, क्योंकि टेप को आपको कतारबद्ध करना है, यानी कि आपको जो भी पहले चीज़ सुननी है पहले आपको वो सुनाए, साथ ही उसके साथ ही दूसरी चीज़ है वो सुनानी है। ठीक है, यानी कि आपको ये पहले रखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ प्रेजेंटेशन दोगे ऑडियो लेक्चर में, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है चर्चा या गतिविधियों के साथ छोटे खंडों में देखने को तोड़ना। इसमें क्या है कि चर्चा या गतिविधि कुछ भी है तो आप इसमें क्या है कि उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय तक भैया बोरियत हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या देखिए, डिजिटल मीडिया फाइलों की एक श्रृंखला, आमतौर पर डिजिटल ऑडियो या वीडियो, जिसे वेब के माध्यम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, पॉडकास्ट का क्या मतलब है कि वो डिजिटल मीडिया फाइल की एक श्रृंखला या वो सीरीज़ जैसे आमतौर पर क्या है हम इंटरनेट के माध्यम से जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें डिजिटल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। यानी कि अगर आप नेट से इंटरनेट से आप कोई ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं पॉडकास्ट। संभावना क्या है, ये आईपॉड, आईफोन, MP3 प्लेयर आदि में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाभ क्या है, उन चित्रों के लिए जो बहुत ही तकनीकी प्रेमी हैं। ठीक है, उन छात्रों के लिए जो बहुत ही तकनीकी प्रेमी हैं, जिनको टेक्निक इस्तेमाल करने में जो सक्षम है, जो इनको बढ़िया लगता है, तो उनके लिए ये अच्छा हो सकता है पॉडकास्ट। तो नुकसान क्या है, पॉडकास्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जो महंगा है,
कार्यक्रम का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। देखिए इसके आम आदमी नहीं चला सकता कोई भी, इसके लिए आपको जो पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा सा वो महंगा होता है, तो इसे हर कोई नहीं चला सकता, तो इसके लिए आपको खासे प्रशिक्षण चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो ऐसे ही हम इस लेक्चर को आगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।